सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। पीटीआई का जलसा होगा नहीं होगा, यहाँ होगा वहाँ होगा, कहाँ होगा, कब होगा, कैसा होगा, कितनी तादाद होगी, कितनी तादाद नहीं होगी, कामयाब होगा या कामयाब नहीं होगा, बहुत से सवालात थे जो कि जवाबों के मुंतज़िर थे। लेकिन बहरहाल कल जलसा हो गया। अब और नए सवालात खड़े हो गए इस जलसे में। जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की गई है, माफ़ी का मुतालबा भी किया जा रहा था। खैर, माफ़ी की स्टेटमेंट तो आ गई है, लेकिन क्या ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है ये सही है? और इस बारे में और मज़ीद जो अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है कि जी 15 रोज़ में बानी चेयरमैन पीटीआई को बाहर निकालना है, कैसे? ये आम बयानात की तरह एक ऐसा बयान है कि सिर्फ हवा में तीर छोड़ा गया है और जिसका सर पैर धड़ कुछ भी नहीं है। क्योंकि अता तारिर साहब ने भी ये कहा है खुले अल्फाज में कि जलसा था मुकम्मल फ्लॉप शो था, और उन्होंने कहा कि खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला जो एक मुहावरा है वो बड़ा फिट बैठता है इस जलसे पर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर सदीक साहब पीटीआई से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इख्तियार वली साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं अज़हर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, इख्तियार साहब फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अज़हर साहब, ये जो कल का जलसा था पहले तो समझ नहीं आ रहा था होगा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल ये हो गया। तो वहाँ पर जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की गई है, आपकी क़यादत ने कोई नोटिस लिया इसका? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो पूरी कौम को मुबारक हो कि फसाइयत के दौर में एक ठंडी हवा का झोंका आया है और आइन के बुनियादी हकूक पर अमल दरामद शुरू हुआ है। वरना तो आइन और हक यहाँ तो टूटे जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रुकावटें खड़ी करके 45 पॉइंट से लोगों ने आना था, वहाँ पीछे रोका गया। फिर 23 पॉइंट पे बैरियर और ये सारे लगवा कर रोका गया। और 107 एनओसी थे जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी हुए। फिडरा और इस्लामाबाद के अंदर इससे पहले 6 एनओसी जो है ना वो जारी हो गए। और इस जलसे को रोकने के लिए उन्होंने किस हद तक कोशिश की कि कानून जो है पीसफुल प्रोटेक्ट्स का वो सिर्फ एक पार्टी और हुकूमती पार्टी ने मिली भगत के साथ बैठकर इस पार्लियामान के अपने इख्तियार से तजावुज करते हुए उसको चैलेंज अभी नोटिफाई नहीं हुआ। सदर ने दस्तखत कर दी हैं, लेकिन अपने आइन के आर्टिकल 15 और 16 आर्टिकल 10 से 4, 5 से मुतसादम है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। डराया गया कि जनाब जो होगा, फिर जलसा शुरू होने से पहले कोई बम वाला आ गया, फिर वो कोई जारी किया एसएचओ ने कि जनाब कोई होटल खाना नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। यानी आपने को करबला तो नहीं मैं कहना चाहता, ऐसा माहौल पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो पहुंच गई। अभी बहुत बड़ी तादाद जो है वो 45 पॉइंट के करीब रही थी। अगर खुली इजाजत होती तो वो आ जाते। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, आइन का आर्टिकल 19 और 19 से क्लियर है। मैं तारीख की अगर औराक में लेके जाऊं तो आपको याद होना चाहिए कि गुजरांवाला जलसा ले लें या बाकी ले लें, मरियम सफदर साहिबा, नवाज शरीफ साहब ने क्या क्या जुबानें इस्तेमाल नहीं की। और इसका सबूत मैं आपके सामने रख देता हूं कि इनमें से 3 लोग ऐसे हैं, निहाल हाशमी, दानियाल अजीज और तलाल चौधरी को तौहीन अदालत के अंदर बाकायदा सजाएं हुई। अज़हर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ अज़हर साहब, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपकी जमात ने तो तब्दीली का नारा लगाया था ना। आपने कहा कि हम कुछ डिफरेंट करके दिखाएंगे, कुछ हट के करके दिखाएंगे। फिर वो जो आपने हट के करके दिखाया वो भी सब ने देखा। तो अब आप जो दलील दे रहे हैं, आप बड़ी एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं, आप माहिर कानून भी हैं और आप मेरे प्रोग्राम में मुसलसल आते रहे हैं जब से मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ इतने साल से। मैं इस दलील से अग्री नहीं कर रही हूँ, मुत्तफिक नहीं हो पा रही हूँ, कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि अगर आप उस पार्टी पे जिस पे तनकीद करते रहे, उनके वतीरे पे, उनके अंदाज़े सियासत पे, और अगर आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कहें कि वो भी तो करते थे, तो क्या ये जस्टिफाइड है? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा। जी। मैं फिर बताता चलूं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि आपके अंदर अगर लड़ना है तो सामने आके खुल के लड़े ना। ये जो पीछे बैठे हुए, जो पीछे छुप के उन लोगों के आप वार कर रहे हैं। इनका आर्टिकल 19 से क्लियर है। आपने देखे इमरान खान साहब का नाम आज भी नहीं चलता, वो चलता है जी बानी पीटीआई। क्या कौन से कानून के तहत पाबंदी है? कैमरा को रेगुलेट अपनी मर्जी से किया गया, तस्वीर तशहीर, वो सारी चीजों को मैं तो सिर्फ बताना हूँ कि यहाँ आजादी इज़हार राय नहीं है। यहाँ पर क्या कुछ किया गया,
लेकिन मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिल्कुल, ठीक वरना है। मैं जस्टिफाई करूंगा। ठीक है। मेरी बात बड़ी सी है, मैं जो बात खत्म करने लगा हूँ कि जो है ना, जो बातें की हैं ये सियासी बातें होती हैं, सियासी गुफ्तगू होती है। या तो क्वेश्चन है कि इसके ऊपर हम 9 मई के बारे में बड़ी बातें हुई, आज चलिए तक इख्तियार साहब एक की तरफ मैंने मुझे तो जाना है। ठीक है जी जी, चलिए इख्तियार साहब, हुकूमत कैसे देख रही है इस जलसे को? क्योंकि पीटीआई का दावा तो ये कि जलसा बहुत बड़ा था और जैसा हमारा दावा था बिल्कुल वैसा ही था, और हुकूमत के जो बयानात हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं, क्या कहेंगे इख्तियार वली साहब? थैंक यू फिजा। देखिए जी जी सर। देखिए, मैं मजे की बात आपको बताऊं कि जी। जलसा क्या छोटा क्या बड़ा, जलसा इसमें मैंने कल ही पूरी स्टेटमेंट बना के भेजी थी, सारी डिटेल। 1000 पुलिस वालों को साथ लेकर अली अमीन खैबर पख्तूनख्वा से चला था। तमाम खैबर पख्तूनख्वा के तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के मुलाजिमीन, उनकी हाजिरी लगाई गई है जलसे के पंडाल में। कल किसी अस्पताल में कोई क्लास 4 मुलाजिम मौजूद नहीं था, उनको कहा गया था डीएचओ और एमएस हॉस्पिटल ने कि आपकी हाजिरी वहां पे लगनी चाहिए, अदरवाइज आपको अगली पहली पे तनख्वाह आपकी बंद कर दी जाएगी। शमशतू कैंप और जलोजाई कैंप से, महाजर कैंप से 5-5 हजार रुपए फीकस के बंदे लाए गए हैं। ये सरकारी वसाइल हैं। तमाम जितने सूबाई महकमों के ठेकेदार हैं उनको मैं जानता हूँ, लोगों को जाती तौर पर आप इजाजत दें, मैं आपके चैनल पर लाने के लिए तैयार हूँ कि ऐसे ठेकेदार हैं जिनको कहा था कि तुम्हारे बिल का 1 रुपया भी पास नहीं होगा अगर तुम अपने मजदूरों को अपनी गाड़ियों में बिठाकर लाके फलाने पॉइंट पर तुमने नहीं दिखाए। ये इनके जलसे की तैयारी है। ये बातें करते हैं आईन की, बातें करते हैं इनकलाब की, नया पाकिस्तान, बेटर चेंज, पता नहीं 2 नहीं 1 पाकिस्तान। बातें इनकी सुनो और आगे फिर देखो जलसे में इनकी जो लैंग्वेज होती है ये होती है। कल सहाफियों को इन्होंने नहीं बख्शा। एक इनका वो जो लोफर उचक्का किस्म का वजीर आला है, उसकी लैंग्वेज देखे, उसने सहाफियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी गाली दी। फिर मरियम नवाज के खिलाफ उसने बात की। मैंने कल उसको डेयर किया और मैंने चैलेंज किया। मैं आपके चैनल पर दोबारा कहता हूँ कि अली अमीन, मैं रिपीट करता हूँ कि तुमने कल लश्कर कशी का ऐलान किया था, तुम्हारा कप्तान 1 दिन गुजर गया है, 14 दिन रह गए हैं, तुम्हारा कप्तान तुम्हारे लश्कर का इंतजार कर रहा है। उसने रात को खाना भी नहीं खाया था कि तुम लश्कर लेके जाओगे और उसको जबरदस्ती छुड़ा कर लाओगे। फिर बाद में उसको पता चला कि तुम तो अपना सूटा लगा के गाड़ी में बैठ के वापस पिशावर आ गए हो। और वो जितने मफरूर आपकी स्टेज पर खड़े थे, आप आईन की बात करते हो, आईन और दस्तूर की बात करते हो। कल मफरूर खड़े थे इनके स्टेज पर, वो लोग जो अदालतों को वांटेड हैं, वो लोग जो कानून को मतलूब हैं, उनको इन्होंने स्टेज पे दिखाया, हीरो की तरह आए, हाथ हिलाया और अफगान महाजिरीन को उन्होंने वेव किया। ये इनका जलसा था, ये इनकी जुबान है। और फिर बात करते हो मरियम नवाज की, तो मैंने इनको कह दिया कि आज से ही अगर आपने इस बात पर माफी नहीं मांगी, ये बयान आपने वापस से नहीं लिया, तो तहरीक इंसाफ की किसी खातून, चाहे वो पिंकी बीबी हो, चाहे वो कोई भी खातून हो जिसका ताल्लुक पीटीआई से हो, आज के बाद उनके लिए फिर औरत कार्ड खेलना मना होगा। हमारा कोई बंदा असेंबली में, सेनेट में, सूबाई असेंबली में, कोई कारकुन, कोई तर्जुमान टीवी पर बैठ के अगर उसने किसी को गाली दी या उसकी बेइज्जती कर दी, तो फिर ये मत कहना कि ये औरत कार्ड इस्तेमाल करने लग गए हैं, ये औरत की तजलील करते हैं। कल जो हुआ उस पर तमाम पीटीआई, जितनी पीटीआई है, सबके सर नीचे होने चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। और ऐसी माफी कि मुंह में घास पकड़ कर ये माफी मांगे। नहीं मांगेंगे तो फिर ये जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। और दूसरी बात मैं जाती तौर पर कहता हूँ, दिस इज नॉट, ये पार्टी की बात नहीं है, हम पठान हैं, मरियम नवाज हमारी बहन है। चलिए सर, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, साहब की तरफ जाने। अपनी बहनों पर वो सरवार देते हैं। अगर अली अमीन ने इस बात को वापस नहीं लिया तो मैं ये बात वाजे करता हूँ कि इंशाल्लाह अगला बयान और अगली बात वो फिर अली अमीन के घर तक भी पहुंचेगी, ये मेरा वादा है। सर लेकिन ये बात तो मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलत है और मैं खुद आपकी इस बात से अग्री हूँ कि गलत है, अब मरियम नवाज साहिबा को वो कह रहे हैं तो गलत है, और साथ आप कह रहे हैं कि फिर जवाब में आप लोग भी अली अमीन के घर की खवातीन तक पहुँचेंगे, तो ये बात गलत है।
एक तरफ आप गलत बात पे उनसे माफी का मुतालिबा करें, फिर आप गलत को गलत साबित करने के लिए खुद भी वही गलती करेंगे, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। मेरी बात सुन, गलत गुफ्तगू की अलीमीन गंडापुर साहब ने, मैं टोटली आपकी बात से एग्री करती हूँ जी जी, लेकिन उसका हल ये नहीं ना कि फिर आप ये, तो फिर सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा सर? थोड़ा सा रुकिए जी जी, थोड़ा सा रुकिए। एक होती है सियासत, एक होती है मुआशरत। हम सिर्फ सियासत नहीं करते, हम इस मुआशरे में रहते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ तो फिर किसी को मुआशरत सिखाने के लिए आप उसके लेवल पे गिर जाएंगे, ये सवाल है मेरा आपसे। आप उसको तरीके से समझाएंगे ना, जो जबान, तो आप क्या उस जबान खुद इस्तेमाल करेंगे उस बंदे को सिखाने के लिए? ये सिलसिला तो फिर तूल पकड़ता जाएगा, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। नहीं आएगी पार्लिमानी और जमहूरी ज़बान समझ नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आपका पॉइंट आ गया इख्तियार साहब। अजहर सदीक साहब, मुझे बताएं कि वाकई ये जो लैंग्वेज है, आप इस बात से अग्री करते हैं? क्योंकि आपकी पार्टी के बहुत से लोग मेरे प्रोग्राम में आते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, शुएब शाहीन साहब उस दिन पता नहीं क्या एक बयान दे के चले गए थे और काफ़ी डिस्कस भी होता रहा वो मेरे प्रोग्राम में जब वो आए थे शायद 2 हफ्ते पहले। उसके बाद मैंने आपकी पार्टी के गालिबन अहमद ओवैस साहब मेरे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने वो सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो नए पार्टी में आ गए उनका तौर तरीका ठीक नहीं है, उनको नहीं आती सियासत। मतलब उन्होंने शुएब शाहीन को ये मुखातिब करके बोला। अब अपनी पार्टी में रहते हुए अपनी पार्टी के किसी बंदे के गलत काम को डिफेंड करना, ये भी गलत बात है। तो आप एक पार्टी में होते हैं, आप अपने कायद के साथ या अपने एक बयानिए के साथ खड़े होते हैं, लेकिन तमाम लोगों का एक दूसरे की बात से एग्री करना सही नहीं होता और ज़रूरी भी नहीं होता। तो आप अली मीर गंडापुर साहब की जो लैंग्वेज थी या जो उनका अंदाज़ है जो कि शुरू से है, आप उस बात से अग्री करते हैं, आप सेकंड करते हैं कि सही करते हैं वो जो भी करते हैं? अच्छा, मेरी बात सुनिएगा जी। अभी इन्होंने कहा गंडापुर के बारे में अल्फाज तुम्हें इस्तेमाल किए, लोफर। अगर मैं अल्फाज बात करूं, लुच्चा, लफंगा, लोफर, नवाज शरीफ, तो क्या अच्छा लगेगा? मैं नहीं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर, मैं नहीं अल्फाज। आराम से बात करो अजहर सदीक, तुम्हारा आराम से बात करो। आप कुछ रहेंगे, आप आराम से, मैंने बोला तमीज से बात करो, आपकी बात में तमीज से बात करो, नहीं बोल रहा, तमीज से बात करो। नवाज शरीफ का नाम लेते हो, चपड़ासी। दूसरी बात की तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। वापस लो अल्फाज आपने पहले, तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा, तुम्हें पता है? तुमने अल्फाज पहले लिए, मेरे सामने बैठकर तुमने गाली दी, मैं तुम्हारी तरह चूड़ा नहीं हूँ। जब इसका दिल चाहता है झूठ अच्छा, लड़ाई को खत्म करें। तुम्हारी हैसियत ही नहीं है, 2 टके के बंदे हो तुम। इनकी बात में कोई नहीं बोला, एक मिनट, कोई इसकी बात मेरे जैसा बंदा मेरा चपरासी होता है। खबरदार जो तुमने बात की भाई, आराम से बैठ, तू है आराम से बैठ। इख्तियार साहब, जवाब दे रहा, जवाब दे साहब नहीं, मुझे गुस्सा आता है इस बात। भाई मैंने सुनी है सारी बातें इसकी, सुनी है सारी बातें, गुस्सा में भी आता है। मैं बोल रहा हूँ, बात करो और दलील के साथ करो। मैं बोल रहा हूँ उसमें बिल्कुल दलील से बात करो, दलील से बात करो। बकवास करोगे तो तुम्हारी जुबान ठीक होगा। इसको उसने जवाब दे दिया खुद ही। तुम्हें पता नहीं है मेरा, सर आप दोनों दुनिया आप लोगों को देख रही है, सब आपको सुन मैं बंदे के घर तक भी पहुंच जाता हूँ। भाई अच्छा जा तू, जिसके घर आना है तूने, आज जिसके घर आना है तूने मजाक बना हुआ सामने बैठ के धमकियां देता है तुम्हें, ये तुम्हें तमीज है? खुदा रहा यार, चुप करो। अच्छा अपनी बात करो और दलील के साथ करो। अजय साहब थोड़ा हौसला रखें आप। किसी की क़यादत में आपने गाली दी मेरे सामने, मेरे लीडर के खिलाफ बात करोगे मैं तुम्हें सुनूंगा। साहब, अजहर साहब, गाली दोगे मैं सुनूंगा। अपने डॉक्टर साहब, ये गलत बात है भाई, ये जो बातें कर रहा था मैंने कोई इंटरफियर नहीं किया। ये कौन होता है इंटरफियर करने वाला बीच में? आप दोनों प्लीज हौसला रखें। आप दोनों ने एक दूसरे को पता नहीं क्या कुछ कह दिए। आप लोग जब खुद रिपीट में देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा आप दोनों क्या बोले जा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल देख लीजिएगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। देखिए मैंने सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करके कहा कि अगर मैं ऐसे अल्फाज करूं कैसा लगेगा। इन्होंने इस्तेमाल किए ना लफ्ज, अच्छी बात नहीं है, माफी मांगनी चाहिए इनको भी इस बात को। लेकिन हम आगे चलते हैं बातों को लेकर। देखिए जहां तक तो है ना, उन्होंने सहाफियों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने वो अल्फाज वापस ले ली और गैर मशरूत माफी मांग ली। आज हर एक ने चला के दिखा दिया, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आपको तारीख याद होनी चाहिए थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नंगी तस्वीरें, मैं रंगीला खानदान नहीं बताना चाहता, बदारे हुसन से पार्लियामेंट तक किताबें नहीं बताना चाहता जो लिखी गई हैं इनके बारे में। मैं ऐसी कोई बात नहीं। बुशरा बीबी के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करती रही हैं, मोहतरमा क्या लफ्ज इस्तेमाल करती रही हैं, तारीखी बातें हैं। अभी खातून कार्ड की बात कर रहे हैं, क्या हुआ?
आप बताएं हमारी आलिया हमजा के साथ क्या हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, कौन से खातून कार्ड की बात कर रहे हैं भैया? आप जो मर्जी खुले, आप जो दिल चाहता है आप करें, लेकिन ये बात है, ये बैलस्ताड़ी एक हाथ से नहीं बचती, 2 हाथों से बचती है। मैं अक्सर मैं बैठता हूँ इनके साथ, लेकिन देखिए आप हर बात को ऐसे नहीं है। अगर कोई शौक है ना किसी को, आ जाए तय कर ले, आ जाए बैठकर जुडिशल कमीशन बना ले, इसका एक तय कर ले कि कौन सी सियासी जमात कौन सी जुबान इस्तेमाल करती है। मुझे कहने की जरूरत है, एक रेफरेंडम करा लेते हैं तो जवाब आ जाएगा। आगे चल रहे हैं ना, आगे चलने का तरीकाकार ये है कि आप खुदारा जो बुनियादी हक है ना, आप इतना जुल्म और सितम कहें, आप एक आदमी को माँ की गाली निकालो तो क्या खामोश रहेगा? आप खामोश रहेगा? हमारा मुआशरा इस बात की इजाजत नहीं देता। आपने हमारी माँ की तरह है बुशरा बीबी साहिबा, उसके बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते रहे, लेकिन ये रोकना होगा। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता इस तरह के अल्फाज को कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, लेकिन इसको रोकने का तरीका क्या है कि आप एक तरफ जो पेड़ भी मारें और कहें वो उफ भी ना मेरे कहे। ख्याल से तरीका जो ना उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ना, वो आप दोनों ने अभी प्रोग्राम में दे दी है, अजहर साहब आपने भी और इख्तियार साहब ने भी। आप दोनों इतने ज्यादा गुस्से में थे। नहीं सुने, मैं डॉक्टर साहब नहीं बात हुई, मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए, मैंने नवाज शरीफ का नाम लेके कहा, मैंने कहा अगर ये मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं नवाज शरीफ के बारे में क्या अच्छा लगेगा? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करूंगा। वो तो आपने कर ही दिए कि ऐसे अल्फाज को वो किसी की शख्सियत के बारे में आप बैठे हो तो बड़ा फर्क पड़ता है ऐसी चीजों का। अभी मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, हमें हेल्थी डिबेट करके अपने आर्गुमेंट बिल्ड करने चाहिए, बजाय ये कि आप इस तरह की जुबान और अल्फाज इस्तेमाल करें। बाकी आप जाने और अली अमीन गड्ढापुर साहब जाने, वो भी वहीं रहते हैं, जाए जाकर लड़ते रहे, आपको रोका है किसी ने? आखिर उसका भी जोरे बाज हुआ तो वो कर लेगा बात। यानी ये कोई तरीका नहीं है कि आप बैठ के तू कौन मैं खाम खा इस तरीके को लेकर चले। सियासत को आगे बढ़ाएं, सियासत को बंद गली की तरफ मत लेकर जाए। अच्छा देखिए, अभी आप राणा सनाउल्लाह क्या जुबान इस्तेमाल करते थे? राणा सनाउल्लाह किस तरह की जुबान है इनके अपने, शायद खाकान अब्बासी साहब ले लें, जुबैर ले लें, बहुत से लोगों ने अपना रवैया बदला है, अच्छा है, अच्छी इब्तिदा है। हम में से कभी हम भी ये चाहेंगे नहीं इस मुल्क में इस तरह की सियासत और कल्चर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप मौके दे रहे हैं। यू आस्क्ड फॉर इट। अब जब हमारी पार्टी के लीडर ने जो अल्फाज कह के अपना, अभी जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब ने, जब उन्होंने कह दिया इस बारे में, उन्होंने सहाफियों के बारे में अल्फाज जो इस्तेमाल किए, उन्होंने गैर मशरूत माफी भी मांग ली और आगे भी चल रहे हैं। इन चीजों को आगे लेकर चले। खुदारा अगर यही खड़े रहेंगे तो फिर यही खड़े रहेंगे, ये मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये मुल्क सिर्फ आप हम एक दूसरे को हम आगे चलते हैं। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी नाजरीन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अज़हर सदीक साहब और इख्तियार वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों का फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रेक से पहले दोनों में बड़ी तलखी हो गई और कौन गलत था ज़्यादा कौन सही था मैं नाज़रीन पे छोड़ती हूँ। अच्छा अज़हर साहब ये बताइएगा कि 15 दिन के अंदर अंदर बाहर लाना है जी बानी PTI को, कैसे? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जो कि वकील भी हूँ, मैंने कानूनी बात करनी है कि 200-250 मुकदमे दर्ज करके बल्कि आप ज्यादा इस चीज के मेरे ख्याल से ये सवाल के लिए बड़े फिट हैं, क्या वकील भी, और आप सही बता सकते हैं कि कैसे। इख्तियार साहब मैं आपकी तरफ, मैं जो कि वकील भी हूँ, जी सबका कई केसेस में पेश भी होता हूँ मैं। 4 केसेस में इमरान खान साहब को सजा हुई। तोशाखाना 1 इलेक्शन कमीशन, तोशाखाना 2 ऐब का, फिर साइफर आ जाए, फिर इद्दत आ जाए। साइफर और इद्दत में बाइज्जत बरी और कचरे की टोकरी में फेंक दिए गए केस, दोनों बाकी दोनों केसों में सस्पेंशन होगी। तोशाखाना अगला बनाया गया, वो आज नैब ने अपनी अदालत से भेज दिया गया, तो असूली तौर के ऊपर तो वहां भी खत्म हो गया काम, वो सेंट्रल जज के पास चला गया, वो हम हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और बेलें हमने फाइल की हुई हैं। तो अब एक तो मामला ये रह गया कि जिसमें एक बेल तोशाखाना में है। 190 मिलियन में जमानत इमरान खान साहब की ऑलरेडी हुई है और 100 और अपना वो ट्रायल चल रहा है, वो देखते रहेंगे। बाकी रह गए केस 9 मई के। अब 9 मई के जितना मैं जानता हूँ केस जो मैंने पेश हो रहा हूँ, बाकायदा 12 केसेस थे। इमरान खान को इन्वॉल्व किया गया इसमें। जनाब वो आपको पता है इमरान खान साहब 9 से लेकर 12 तक तो जेर हिरासत थे,
ना उन्हें, यानी कि और ये वो केस है जिसमें 4 वर्जन अबेटमेंट का केस डाला कि वो इन्होंने बकायदा अबेटमेंट की है, और इन चारों केसों के अंदर कोई एविडेंस ऐसी नहीं है। फिर कहा गया कि असमत कमाल है कोई बकायदा जनाब, और फिर बुशरा बीबी को इन्वॉल्व किया गया। बुशरा बीबी पे जुर्म ये आया कि 164 के बयान मेरा सवाल यही था कि अब आप केसेस की डिटेल समझा रहे हैं ना, तो आप लॉयर भी हैं, आप चीज़ों को सही समझते हैं, तो मैं ये तो जानना चाह रही हूँ कि अगर उनकी बरियत नहीं होती है बानी चेयरमैन पीटीआई की, तो कैसे लेकर आएंगे 15 दिन में बाहर? ना, देखिए कल लगा हुआ है केस 12 मई का। अच्छा। लास्ट डेट पे ऊपर हफ्ते वाले दिन गए, उन्होंने कहा कि जनाब प्रोसिक्यूटर नहीं है, कोई बीमार हो गया, फाइलें नहीं है, बड़ी लंबी डेट की कोशिश की, कल लगा हुआ है। और उस केस में 26 केसों में इमरान खान साहब की ऑलरेडी जमानत कबल गिरफ्तारी हो जाएगी, और कल मेरिट पे अगर सुने तो जमानत हो जाएगी। फिर क्या रह गया? एक तोशा खाना रह गया जो सेंट्रल जज के पास गया है, उसमें ऑलरेडी हमने बहस कर दी हुई है, उसके अंदर भी अब तो केस ही कोई नहीं है। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है। मैं तो इन्हें 8 सितंबर को जलसे के हवाले से पहले, लेकिन चूंकि इन्होंने लटका लिया, डाल लिया केस, और अब कोई चीज रह नहीं गई है। कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिसके अंदर इमरान खान साहब की कोई जमानत रह गई है, सस्पेंशनें हो चुकी, बरियत हो चुकी, अब तो फसाइयत ही रह गई है। फसाइयत के साथ आप लेके रखे ने, और ना वो बड़ा कहा जनाब कोर्ट फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है। क्या हो रहा है? फील्ड कोर्ट मार्शल आपके सामने है। जिस दौर की बात हो रही है वो तो नवाज शरीफ का दौर था, और शायद का कान अब्बासी का दौर था, टॉप सिटी का। उसके बाद कहा कि 9 मई के हवाले से अंसार अब्बासी वगैरह सारे कह चुके हैं, और वो एविडेंस कोई नहीं है। यानी अब कोई ऐसी चीज नहीं है। अब सहारे ढूंढते फिरे आप अपना कोई एस्टैब्लिशमेंट के, या जनाब फौज के अंदर से आपको कोई मदद की जाए, वो होती रहे मदद, वो अपनी बातें हैं। हमने तो आइन मैं आपकी तरफ आती हूँ। इख्तियार वली साहब, फिर अगर इमरान खान साहब 15 दिन में बाहर आ जाते हैं बकौल पीटीआई के, और लाहौर में जलसे का भी बहुत ये इन्होंने दावा कर दिया है, तो क्या फिर हुकूमत कैसे देखती है? साथ ही ये भी दावा करी पीटीआई मुसलसल कि जी अक्टूबर के एंड में आपकी हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल हो रहा है। बहुत अच्छा, तो वेरी गुड जोक जी। ये नए लतीफ़े इनसे सुनने को हमें मिलते हैं। अदर सदीक साहब से आप सवाल कुछ और कर रही थी, और वो इतना बीबा बच्चा बन के आपको उन्होंने घुमा फिरा के जवाब कुछ और दिया है। मैं यही देख रहा था कि आपने इनसे ये पूछा कि 15 दिनों का अल्टीमेटम आपके वजीर आला ने दिया है कि हम लश्कर लेकर आएंगे और छुड़ा कर ले जाएंगे। मैंने तो 2 बार पूछा है अजहर भाई से सवाल। लेकिन वो आपको सारे सेक्शन ऑफ लॉस पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे तारीख है, वहां पे तारीख है। वो भाई तारीख को छोड़ो, आपसे डॉक्टर फिजा ये पूछ रही है कि लश्कर आपका कब आएगा और कब छुड़ा के लेके जाओगे। वैसे अगर बात हो तो आपने 8 तारीख की भी पेशन गोई की थी कि 8 तारीख के जलसे में इमरान खान स्टेज पर मौजूद होगा। ये आपकी खैर है, आप करते रहे, आपका काम है, जैसे भी आपकी पार्टी है, जो भी आपकी पॉलिसी है वो चलाते रहे। एक बात तय है, मेरी इनसे शर्त है कि कोई लश्कर लेकर जाए, ये निकाल के दिखाए। दूसरी बात यह है कि फस्तायत की बात ना करें। अगर फस्तायत की बात करें तो मेरे ख्याल में फस्तायत की, फाशिज्म की सबसे बड़ी मिसाल वो थी जब इस मुल्क के सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर पर, हसन इकबाल पर, आपके बयानिए की वजह से फायरिंग कर दी गई। यहाँ पर राना सनाउल्लाह के खिलाफ 16 किलो हीरोइन का पर्चा बना दिया गया था। ख्वाजा साद रफीक को लोहे का चन्ना कहकर जेल में डाल दिया गया था 2 साल। उसके भाई को मरियम नवाज, बताओ उस वक्त मरियम नवाज की, उसका जुर्म क्या था? उसने कौन सी सियासत की? क्या उसका कौन सा ऑफिस उसने होल्ड किया था? शहबाज शरीफ को 3 केसों में बुलाया, 3 केसों में गिरफ्तारी उसकी डाल दी। नवाज शरीफ को पनामा में बुला के अकामा में डिस्क्वालीफाई किया। फाशिज्म इसको कहते हैं। अजहर सदीक साहब, आप कानून पढ़े बंदे हैं, आप काला कोट पहनते हैं, आप काली टाई पहनते हैं, आप महज़ब मुआशरे के एक फर्द हैं, तो ये देख लें कि उस वक्त जितनी फस्तायत थी, क्या नेब के उस चेयरमैन को, डॉक्टर वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उसको ब्लैकमेल करके आपने तैयबा गुल नाम की एक खातून थी, उसके जरिए ब्लैकमेल किया, वीडियोज ली, और पूरे पाकिस्तान की सियासत को आपने आग की भट्टी में डाल दिया था। ख्वाजा आसिफ, सलमान रफीक, कौन सा ऐसा बंदा था जिसको आपने बख्शा है? फस्तायत उसको कहते हैं। ये आज आप जलसे की बात करते हैं, अच्छा, आपके साथ बड़ी लीनियंसी की जाती है। लियाकत बाग में हमारा जलसा था, उसको आपने पानी से भर दिया था।
हमारे जलसे होते थे, हमें तो मार मार के हमारे सर फाड़ के बेच दिया करते थे। कौन सा आपको क्या भूल गए? ठीक है जी, हमने तो चलिए अजहर सिद्दीक साहब का लास्ट कमेंट ले लूं सर, मुझे शुक्रिया अदा करना है आप दोनों का, मुझे ब्रेक पे जाना है। ठीक है अजहर साहब, ठीक है इख्तियार साहब, मुझे सिर्फ ब्रेक पे जाना है। ठीक है जी जी, चलिए जल्दी से बात मुकम्मल करें, मेरे पास आखिरी 1.5 मिनट। दिलाना चाहता हूँ कि वो भी हमने वक्त देखा था जब परवेज मुशर्रफ की आमरीयत थी और बेगम कलसूम नवाज की गाड़ी को क्रेन के जरिए उठा लिया गया। अब हमें डराते हो कि आप जलसा करो। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब से जवाब ले लेते हैं। अजहर साहब 1 मिनट है, प्लीज जरा जल्दी से इस बात का जवाब दे दें, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। जी जी, मैं आप साहबा देखें, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ, जिन्होंने किया, अब आए बिठाए उनको एहतसाब पे लेकर आए। अपना मुशर्रफ के दौर में जिन्होंने किया एहतसाब में लेकर आए, हमने तो नहीं किया। हम पे क्यों इल्जाम लगाते हैं भाई? हमने तो भाई 3 लॉन्ग मार्च हुए, फैसिलिटेट किया। मैंने खुद जब अपना सिंध से आ रहा था लॉन्ग मार्च, तो मैंने कहा बगावत के पर्चे दर्ज करें। मैंने इमरान खान साहब को सजेशन दी कि बनते हैं बगावत के पर्चे, ये लोग तोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। ये हम इस तरह की बातें करते रहे है नहीं, लेकिन 2.5 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, मेरी फस्तायत ये होती है भाई राणा साहब के खिलाफ जिसने पर्चा दर्ज कराया था, आज लटकाए ना उल्टा, उसको रोका किसी ने? अगर झूठा पर्चा दर्ज किया है न्यायालय ने, लटका छोड़े उनको छोड़े ना किसी को। भाई हमने रोका है आपको, आ जाए बनाकर लेके जाए, उनके गले में तोक डाल के लटकाए उनको, छोड़िएगा ना किसी को। लेकिन ये खाली जुबानी बातें करके इस तरह नहीं चलता। आइन और कानून के हवाले से आपके पास इख्तियार मौजूद है। इख्तियार वली साहब इख्तियार इस्तेमाल करें, लेकिन वो दिखाने के लिए नहीं। चलें, ये सही है कि इख्तियार वली साहब इख्तियार इस्तेमाल करें। उन्होंने आपके नाम को भी ना फिट कर दिया वहां पे। इख्तियार साहब लास्ट कमेंट। मेरा आखिरी कमेंट यह है कि अजहर सिद्दीक साहब सादिक बनिए, सिद्दीक बनिए। क्या बात है, इस तरह के किरदार मत कीजिए अल्लाह कि जो आप इख्तियार वली साहब आप अपना इख्तियार इस्तेमाल कीजिए। अजहर सिद्दीक साहब आप सादिक बनिए जी। ये तो बड़े आप लोगों की सिद्दीक का काम नहीं है। सिद्दीक बने, सिद्दीक बने, सिद्दीक लाई लग गया ना किसी के साथ इस तरह चलने वाला, आंखें खोल के सामने बात करता है। और मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस ग्रुप में फसाइयत अगर खत्म करते इकट्ठे हो, ये दो को चलिए मैं भी अपने प्रोग्राम का नाम इस्तेमाल करती हूँ, जैसा कि आपने कहा इख्तियार साहब इख्तियार इस्तेमाल करें, आपने कहा सिद्दीक साहब आप सदीक बने, तो मैं भी कह देती हूँ ऐसे नहीं चलेगा, आप लड़ाई को खत्म करें। ठीक है जी, चलें, ऐसे नहीं चलेगा, लड़ाई को ख़त्म करें। ठीक है जी, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद मेरे साथ गए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, और हम बात करेंगे रऊफ हसन साहब की उस चैट के हवाले से जो लीक हुई। वेलकम बैक नाजरीन। एक अहम मामला कि जी रऊफ हसन साहब की जो एक चैट लीक हुई है, और किसके साथ ये चैट है? भारतीय सहाफ़ी है राहुल रॉय चौधरी, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हर वक्त जहर उगलता रहता है। अब इनका राब्ता जो रऊफ हसन के साथ, वो सिर्फ एक राब्ता इस नौयत का नहीं है कि जिस तरह किसी मुल्क से कोई सहाफ़ी दूसरे मुल्क के किसी सहाफ़ी से बात करता हो, या किसी सियासतदान की किसी से बात होती हो। ये बड़ी दोस्ती और उससे आगे का एक ताल्लुक़ दिखाई देता है कि शायद बहुत अच्छा ताल्लुक़ है, जैसे फैमिली टर्म्स हों आपके। इसके साथ साथ एक और हैरानकुन बात है कि जी जो चैट में एक बात सामने आई है कि जी रऊफ हसन ने बड़े हैरानकुन तौर पे राहुल रॉय के कहने पर अपना पासपोर्ट उसे शेयर किया, और जिस पे राहुल ने बड़े खुश होते हुए कहा बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, हम आपके वीज़े के लिए कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने फ़ज़ाई टिकटों की भी जो तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं, वो शेयर की हैं। अब सवाल ये बनता है कि हम से मुराद क्या है? हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक सहाफ़ी किसी दूसरे मुल्क में बसने वाले अपने किसी दोस्त से, जो कि आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके लिए दूसरे मुल्क से वीज़े का अरेंजमेंट कैसे करेगा, इंतज़ाम कैसे कर सकता है, किस अथॉरिटी से वो बात कर रहा है, ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक अजीब सी गुत्थी है। बहरहाल अब ये एक बहुत संगीन किस्म के सवालात हैं जिनके जवाब दे हैं रऊफ हसन साहब। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल्ला साहब कैसे देख रहे हैं आप ये जो मामला सामने आया है? ये कोई इतना आम मामला नहीं दिखाई दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर फिजा कि ये आम मामला नहीं है। देखिए, अगर ये कहा जाए कि 9 मई की प्लानिंग जो थी वो बिल्कुल एक बस साथ हो गया, एक वाक़या हो गया, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तमाम वो टारगेट्स चुने गए जो 100 से ज़्यादा के करीब टारगेट्स थे पूरे मुल्क में, जो किसी के वहमो गुमान में नहीं थे, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि उसके लिए सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो थे वो पहले बनाए गए थे। इस सारे अमल के लिए तकरीबन 13,000 लोगों को मुंतखब किया गया था और उसका जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था वो 6 मुख्तलिफ लोग जो है वो चला रहे थे। और जाहिर है रऊफ हसन साहब का ये जो नेटवर्क था ये भी उसके अंदर कलीदी किरदार अदा कर रहा था, क्योंकि रऊफ साहब के बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं बरतानिया के अंदर, और बरतानिया के कुछ ऐसे इदारे जो यकीनन हम जिनको फरिश्ते कह सकते हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात रहे। वो उनके थिंक टैंक्स के लिए काम करते रहे, और थिंक टैंक्स के अंदर काम करने का मतलब ये है बड़ा वाज़ेह कि आपके कहीं ना कहीं आशीर्वाद आपको हासिल होती है। अब जो उसके अंदर वीज़ों की बात की गई या कुछ कहा गया, वो बिल्कुल इसमें तो कोई अचंभे की बात ही नहीं है। वो वीज़े जो थे वो तो वही लगाते हैं ना, वही लोग होते हैं जो का चंद मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन गद्दारों को जो है ना सिर्फ अपनी कोख में जो है वहाँ बिठा लेते हैं, अपने गोद में बिठाते हैं। और आप देख लें आदिल राजा, हैदर मेहदी, ये वो लोग हैं जो गद्दारे वतन, इन लोगों को कहाँ से वीज़ा मिला, किस तरह गए, कैसे बैठे में हैं। अपने मुल्क के खिलाफ तो उनके कोई ट्वीट कर दे तो आफत आ जाती है, लेकिन हमारे मुल्क के खिलाफ वहाँ बैठ के 130 आर्टिकल्स लिखवाए जाते हैं। इतने ज्यादा आर्टिकल्स तो कभी अमेरिका के और भारत के हक में भी नहीं लिखे गए। ये जो आर्टिकल्स हैं ये एक सोच को जन्म दे रहे हैं, वही सोच जो बलूचिस्तान के अंदर शोरिश पैदा करती है, वही सोच जो आपको कहीं और मिलेगी, पश्तून इलाकों के अंदर मिलेगी, वही सोच जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पाकिस्तान मुंतकिल कर रही है, और वही सोच जो पाकिस्तानी जवान को तकसीम कर रही है और लोगों को जो है वो भड़का रही है अपनी ही रियासत, अपने ही इदारों और अपने ही मुल्क के खिलाफ। अब इसको समझने की बड़ी जरूरत है। ठीक है। उसके लिए बिल्कुल उन्होंने जो पहले से 12 साल पहले पॉलिसी बनाई थी, पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री किताब मौजूद है, उसके अंदर जब ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट को जब लेक्चर दिया गया तो उसके अंदर बाकायदा बताया गया कि आपने पॉलिटिकल फिगर्स को इस्तेमाल करना है, आपने सियासतदानों को सामने लाना है, आपने अवाम के दिलों में अपनी रियासत के खिलाफ मनफी रुझानात को बढ़ाना है, और इस तरह से आप पाकिस्तान के टुकड़े करने में आपको आसानी मिलेगी। अब खुद ये सोचिए कि बलूचिस्तान के अंदर जो है 3 मुख्तलिफ कौमें जो है वो बसती हैं, बरोही हैं, बलोच हैं और पश्तून हैं, और उसके अलावा जो वहाँ जिनको सेटलर कहा जाता है जो दूसरे जगहों से आके रह रहे हैं। लेकिन और टोटल आबादी जो बलूचिस्तान की है वो बमुश्किल 1.5 करोड़ है। अब 25 करोड़ लोग जो है वो एक तरफ खड़े में हैं, और आपका क्या ख्याल है 1.5 करोड़ लोग जो है वो जो ये बातें बताई जा रही है कि जी आज़ाद करा लेंगे, ये करा लेंगे, नॉनसेंस है। ये सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए शर अंगेजी फैलाई जा रही है। और फिर रऊफ हसन साहब के मुतालिक एक और बात जो शायद कोई और आपको यहाँ नहीं बताएगा, आप ये बताइए कि जब ये सारी साजिशें शुरू हुई तो रऊफ हसन साहब ने बाकायदा खतूत लिखे, और मुझे बहुत अच्छा पता है अरब ममालिक को, इसके अंदर उन्होंने जो है वो यूरोपियन ममालिक को, इसके अंदर उन्होंने अमेरिका को और दीगर फार ईस्टर्न कंट्रीज को खतूत लिखे और कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अपने मुतालिक जो है वो बताना चाहते हैं, और जो हमारी पीटीआई है उसकी क्या फॉरेन पॉलिसी है उसके मुतालिक, और 9 मई के हवाले से हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। इस पे अरब दुनिया जो थी उन्होंने इनकार कर दिया रऊफ हसन को और कहा कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते क्योंकि हम पाकिस्तान के दोस्त हैं और पाकिस्तान मुखालफों के साथ हम राब्ता नहीं रखना चाहते। अब दूसरी बात आ जाए, ऑस्ट्रेलियन सफीर के घर में मुलाकात होती है 5 लोगों की, एक ऑस्ट्रेलियन सफीर हैं, एक बरतानवी सफीर हैं, एक कैनेडियन सफीर हैं, एक अमरीकी सफीर हैं और एक यूरोपियन यूनियन की जो सफीर हैं वो वहाँ मौजूद हैं। वहाँ क्या बात हुई, वहाँ पाकिस्तान के कौन से असासाजात के मुतल्लिक गुफ्तगू हुई, वो जो ब्रंच मीटिंग थी जो सुबह नाश्ते से शुरू होके दोपहर खाने तक चली, उस मीटिंग के अंदर क्या तय हुआ, क्यों हुआ, और उसकी वजह से वो शाह महमूद कुरैशी जो उसमें वहाँ बैठे थे, शाह महमूद साहब के ऊपर सबसे बड़ा मसला ही वो है कि वो उस मीटिंग में गए और उन्होंने कौन सी ऐसे राज और कौन सी ऐसी बातें जो है वो गैर मुमालिक के उन लोगों के साथ शेयर की जिनके साथ पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा कंफर्ट जोन में नहीं है। देखिए बात यह है
कि पाकिस्तान इज अ स्क्वायर पेग इन द राउंड होल ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पाकिस्तान एक चौकाहट की मानद है, दुनिया के जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर वो फिट नहीं होता। इसलिए दुनिया जो है, जब उन्होंने देखा कि न्यूक्लियर पाकिस्तान को आप ज़ेर नहीं कर सकते, तो इसके लिए अब न्यूक्लियर पाकिस्तान को अंदरूनी साजिशों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, एक सवाल है कि ये जो रऊफ हसन है, ये इनकी जो दोस्तियां हैं या इनकी जो गुफ्तगू है, ये पाकिस्तान मुखालिफ सहाफ़ियों के साथ ही क्यों? भाई जिनका खाएंगे उनका गुण गाएंगे। आप माशाल्लाह समझदार हैं। आप तो भारत को आड़े हाथों लेती रही हैं। ये भारतीय जो गुमाश्ते यहाँ फिर रहे हैं, जो यहूद व हनूद की गोद में पनपते हैं, जिनको बाकायदा मगरिब जो है वो तागूती ताकतें इनको जो है इनके सरों पर हाथ रखती हैं, कोई दूसरी राय नहीं है। देखें, जहां तक जनरल फैज हमीद साहब की बात है, जनरल फैज हमीद तो सामने थे ना, एक सिर्फ उसमें लिंक था। एग्जीक्यूटर कौन थे? जो प्लानर है वो ज्यादा बड़ा जुर्मदार है या जो जिसने अमल किया वो जुर्मदार है? ये जो ये सोच रहे हैं ना कि हम 15 दिन में छुड़ा लेंगे, हम 20 दिन में छुड़ा लेंगे, हम महीना छुड़ा लेंगे, ये आपकी भूल है। ये नहीं होगा। ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान में एक इतनी बड़ी वारदात हुई दुनिया के अंदर, 5th जनरेशन वॉरफेयर करने के बाद, लोगों के जहन पलटने के बाद दुनिया जो है वो, कई ममालिक जो है वो बुरी तरीके से मुतासिर हुए। पाकिस्तान शायद वो वाहिद मुल्क है जो बच गया इस सारे अमल से, अल्लाह का शुक्र है। वरना इन्होंने मुल्क के टुकड़े करने में कोई किरदार जो है ना वो कमी नहीं छोड़ी थी। और रऊफ हसन साहब जो है वो एक इंतहाई मनफी सोच के और इंतहाई एक गलत सोच के मालिक हैं, जिसके अंदर पाकिस्तानियत दूर दूर से नहीं मिलती। अभी आप ये देखें, चले हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में अब जारी बात उनसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और ये जो केस है इसको किसी न किसी तरीके से अफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि मामला छोटा नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले लोगों से राब्तों में रहना और उनसे वो आपके लिए वीज़े के लिए कोशिश करें, ये छोटे छोटे मामलात नहीं हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपका, आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।